Hello everyone, my name is Bilal Iqbal। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस सीरीज़ में अभी तक हमने पढ़ा था रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेशन से जुड़े हुए डिसऑर्डर को। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा अपन आज का लेक्चर। तो अब बेटा हेडिंग डालिए डिसऑर्डर। और डिसऑर्डर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा अस्थमा। कौन सी कंडीशन होती है बेटा अस्थमा? अस्थमा कौन सी कंडीशन होती है, सोच कर बताओ बेटा। अस्थमा में क्या होता है, जो पेशेंट होता है बेटा उसकी ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम होती है, बोलते सांस फूलती है। हालांकि ये डिसऑर्डर जो है बेटा आपको देखने को मिल जाएगा जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं उनमें। ठीक है बेटा, तो होता क्या है बेटा इसमें, ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शंस, ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन, जो आपका बेटा ब्रोंकाई होते हैं। ब्रोंकाई मैं आपको रिमेंबर याद कराऊं बेटा, ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंकियल जो मसल्स होती हैं आपकी। आपका मैंने इस तरीके का बेटा लंग्स बनाया था, ठीक है, अब बीच में हार्ट होता था, ये डायफ्राम होता था। तो बेटा ये वाले जो थे प्राइमरी ब्रोंकाई जो थे बेटा, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ठीक है, तो ये ब्रोंकाई होते। तो ब्रोंकियल मसल्स में बेटा क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन आ जाती है बेटा उसमें, ठीक है, और वो कैसे हो जाती है, वो हो जाती है कॉन्स्ट्रिक्ट। कैसे हो जाती है बेटा, कॉन्स्ट्रिक्श। तो आप ऐसे लिख लीजिए बेटा, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकियल मसल्स, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल मसल्स। तो इससे क्या हो जाता है बेटा, अब बेटा एक सोचने की बात है, मान लो इस टाइम अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये इसकी बात करूँ, ये ब्रोंकाई, इसका इस समय जो इसका डायमीटर है मान लो वो है अपन का 1 इंच का। कितना है, 1 इंच। अब हमें कंडीशन होती है मान लो अस्थमा की किसी भी पर्सन को, तो क्या है ये 1 इंच से रिड्यूस होकर बेटा यहाँ पर एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से ये क्या है बेटा, ये सिकुड़ जाती है। ठीक है, क्या होता है बेटा, ये सिकुड़ जाती है, यानी कि ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। अब बेटा ये जब सिकुड़ती हैं, इस समय मान लो ये इतनी है, बाद में बेटा ये इस तरीके से हो जाती हैं। तो यहाँ कर इनका जो डायमीटर है, जो बीच का स्पेस है, वो 1 इंच से घटकर बेटा कम हो जाता है, 0.5 इंच। तो अब इससे क्या होगा, जो एयर पास है, जो एयर इसमें बेटा आती है, ऊपर से जो एयर आती है बेटा इसमें, तो क्या है, तो बेटा कम अमाउंट में एयर आएगी, जाहिर सी बात है। तो जो एयर पासेज है बेटा वो रिड्यूस हो जाता है। एयर पासेज रिड्यूस, तो एयर का पास हो जाता है बेटा, वो होता है बेटा कम हो जाता है। एक सोचने की बात है बेटा, बड़े पाइप में से ज़्यादा पानी आएगा, छोटे पाइप में से कम पानी आएगा, ऐसे ही समझ लो। तो एयर पास रिड्यूस हो जाता है, जिससे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है बेटा। ठीक है, तो ये थी अस्थमा की कंडीशन। बेटा 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, सिर्फ आपको वही याद रखना है। एलर्जिक रिएक्शन, ब्रोंकियल मसल में कॉन्ट्रैक्शन, एयर पास जिसकी वजह से होता है रिड्यूस। ठीक है, बात करते हैं बेटा सेकंड एम्फिसीमा। ये क्या होता है बेटा, सॉरी आई नहीं होगा यहाँ पर, ई होगा। ये क्या होता है बेटा, जो एल्वेलाई होते हैं, क्या होते हैं बेटा, जो एल्वेलाई, दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये लंग होता है बेटा। अब इसी को मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ।
एक काम करो, मैं उसको वाइप कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ एम्फीसीमा क्या कंडीशन होती है, कौन सी कंडीशन होती है। एक ही लंग बनाऊंगा बेटा मैं। ये बेटा क्या होते हैं, एल्वियोलाई लंग में। ठीक है, एयर सैक्स होते हैं छोटे छोटे, दोनों लंग्स में पाए जाते हैं। सिगरेट स्मोकिंग, इसकी वजह से बेटा सिगरेट स्मोक में क्या होता है बेटा, जो स्मोक होता है, स्मोक सिगरेट का या फिर बीड़ी का जो धुआं होता है वो बेटा जाता है अपन के लंग्स में, और ये जो एल्वियोलाई दिख रहे हैं इनकी वॉल को कर देता है वो डैमेज। ठीक है, वॉल को कर देता है बेटा वो डैमेज। जब बेटा वॉल को वो कर देगा डैमेज, तो सोचने वाली बात है सरफेस जो एरिया है वो क्या डिक्रीज होगा, इंक्रीज। अब एक सोचने की बात है बेटा, मान लो 3 पाइप हैं, उनसे पानी आ रहा है, घर में आ रहा है बेटा। मान लो 3 टंकी से हम एक बाल्टी भर रहे हैं, पानी की बाल्टी। अब बेटा तीनों टंकी चल रही हैं, ठीक है, बाल्टी जल्दी भर जाएगी। उनमें से एक भी टंकी बंद करूंगा, बाल्टी भरने में टाइम लगेगा। ठीक है, या फिर 2 टंकी बंद कर दी एक टंकी से, तो अब और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसे ही बेटा जब एल्वियोलाई डैमेज हो जाएंगे हमारे, तो होगा क्या, एल्वियोलाई का नंबर जो है बेटा वो कम बचेगा। और जब नंबर कम बचेगा इसका मतलब क्या हुआ, एल्वियोलाई तो ही वही साइट है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, प्राइमरी साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। तो यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हो पाएगा, क्योंकि एल्वियोलाई जो है नंबर में घट रहे हैं। ठीक है, डैमेज हो गए हैं स्मोक की वजह से, तो क्या है, रेस्पिरेटरी सरफेस हमारी घट जाएगी। और जब रेस्पिरेटरी सरफेस घट जाएगी तो ब्रीदिंग में बेटा प्रॉब्लम होगी, जाहिर सी बात है, शॉर्ट ऑफ ब्रीथ होगा। ठीक है, तो आप इस इमेज को देखिए, ये इमेज देखिए बेटा, ये एल्वियोलाई जो है बेटा डैमेज्ड हैं, तो इनकी इनर वॉल देखिए तो रप्चर्ड है, टूटी भी है। और ये वाले आपके नॉर्मल एल्वियोलाई हैं, अंदर का स्पेस देखिए, ये वाला ये वाला ये वाला, तो ये एम्फीसीमा की कंडीशन है। इस इमेज को देखिए, अगर आप अंदर की बेटा देखें ये स्पेस, तो ये जो वॉल दिख रही है आपको ये रप्चर्ड वॉल है। ठीक है बेटा, ये वाली ये वाले जो स्पेस हैं, ये 1 सेकेंड, ये वाले स्पेस आपको देखें तो ये रप्चर्ड है, इनके बीच की ये जो वॉल है, तो ये डिस्ट्रॉय एल्वियोलाई है बेटा। ठीक है, तो ये एम्फीसीमा की कंडीशन है, डैमेज्ड एल्वियोलाई, और ये नॉर्मल एल्वियोलाई है। ठीक है बेटा, देख लिया आपने कैसी कंडीशन होती है एम्फीसीमा की। ठीक है, तो आप ऐसे लिखिए, एक पॉइंट इसमें याद रखने के लिए, एल्वियोलर वॉल डैमेज ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग, ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग। अब एल्वियोलर वॉल जब डैमेज हो जाती है सिगरेट स्मोकिंग से, तो बेटा क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी सरफेस या गैसेस का एक्सचेंज सरफेस होता है, तो ऐसे लिखिए, गैस एक्सचेंज सरफेस क्या होता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है। और जब ये डिक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होती है। बात समझ में आ गई। तो ये कंडीशन थी अपन की एम्फीसीमा की। ठीक है बेटा, इसकी स्पेलिंग को सही कीजिए, ए आएगा बीच में, सिगरेट। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट डिसीज़ हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन से जुड़ी हुई, जिसका नाम है, जो एनसीईआरटी में भी दी है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीज, या फिर इसको बोल सकते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर।
ठीक है, मैंने डिसीज लिख दिया तो माइंड मत करना। अब ये क्या होता है, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है पेशा, यानी कि किसी पेशे में रेस्पिरेशन होने वाले डिसीज़, यानी कि कोई ऐसा काम जिसमें रेस्पिरेशन की डिसीज़ हो सकती है। ऑक्यूपेशन का मतलब पेशा होता है, मतलब काम, ठीक है। तो ऐसा कौन सा काम है जिसको करने से रेस्पिरेशन से जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती हैं? बेटा वैसे तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन हम मेनली फोकस करेंगे जो ग्राइंडिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं या फिर जो सीमेंट फैक्ट्री होती हैं, समझ रहे हो ना, स्टोन को तोड़ने वाली फैक्ट्री होती हैं, सीमेंट की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो वहाँ पर होता क्या है बेटा, इन फैक्ट्रीज़ में जब स्टोन को तोड़ा जाता है या क्रश किया जाता है, ग्राइंडिंग की जाती है या सीमेंट का प्रोडक्शन होता है, तो क्या होता है, बहुत ही महीन फाइन पार्टिकल्स जो है बेटा वहाँ की एयर में मौजूद होते हैं। और वहाँ पर रहने वाले जितने भी काम करने वाले वर्कर्स होते हैं वो जाहिर सी बात है बेटा ब्रीदिंग तो करेंगे, और जब वो ब्रीदिंग करते हैं तो ये डस्ट पार्टिकल जो है उनके अंदर पहुँच जाते हैं। अब बेटा मान लो कोई भी जब कंपनी में या फैक्ट्री में काम कर रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि वो 2 4 6 दिन ही काम करेगा, ठीक है, वो लंबे अरसे तक वहाँ पर काम करता है, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम एक्सपोजर क्या होता है बेटा, इन्फ्लामेशन आ जाती है। क्या जाती है बेटा, इन्फ्लामेशन, किसमें बेटा, उनके जो लंग होते हैं बेटा, एल्वुलाई होती हैं, उनमें इन्फ्लामेशन आ जाती है। और होता क्या है बेटा, यहाँ पर जो नॉर्मल टिश्यू होते हैं वो फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट होना चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो बेटा ये होती है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीज़। अब बेटा जब फाइब्रस टिश्यू में बदल जाएंगे उनके नॉर्मल टिश्यू, तो जाहिर सी बात है बेटा कहीं ना कहीं गैसेस के एक्सचेंज में प्रॉब्लम होगी, और जब एक्सचेंज में प्रॉब्लम होगी तो बेटा ब्रीदिंग करने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो आप इसके बारे में लिखना शुरू कीजिए। इन स्टोन, सीमेंट, स्टोन क्रशिंग या ग्राइंडिंग ETC, इन स्टोन ग्राइंडिंग, सीमेंट इंडस्ट्रीज़, क्या होता है इसमें बेटा, इनमें क्या होता है, so much डस्ट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और जब बहुत ही ज़्यादा में बेटा मात्रा में डस्ट प्रोड्यूस्ड होती है तो क्या होता है बेटा, वहाँ पर रहने वाले जो वर्कर हैं वो इस सिचुएशन से पूरी तरीके से कोप नहीं कर सकते, इस समस्या से वो निदान नहीं पा सकते, ठीक है। तो इन इंडस्ट्रीज़ में रहने वाले लोग क्या करते हैं बेटा, मास्क का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो वहाँ के वर्कर होते हैं बॉडी डिफेंस सिस्टम कांट फुल्ली कोप विथ सिचुएशन, ठीक है। और लॉन्ग एक्सपोजर क्या करता है बेटा, लॉन्ग एक्सपोजर से क्या होता है, फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस आप सोचोगे ये कौन सी कंडीशन है बेटा, तो आप इस इमेज को देखिए, ये वाली कंडीशन देखिए, ये है फाइब्रोसिस। इसको पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी बोलते हैं। अगर मैं दिखाऊं तो ये वाला जो लंग्स दिख रहा है बेटा, ये डॉट 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 जहाँ तहाँ आपको दिख रहा है, ये वाला डॉट, ये वाला डॉट, ये फाइब्रोसिस की कंडीशन है, ठीक है। जूम करके दिखाऊं, ये वाले जो स्पेस दिख रहे हैं आपको, ये फाइब्रोसिस की कंडीशन है। अब होता क्या है,
इस इमेज को यहाँ पर जूम किया है और दिखाया है कि जो एल्वुलाई के बीच का जो स्पेस है बेटा, ये वाला स्पेस, यहाँ पे कैपिलरी नेटवर्क होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फाइब्रस टिश्यू जम जाता है, कन्वर्ट हो जाता है नॉर्मल टिश्यू फाइब्रस में, ठीक है, जिससे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस रहता है बेटा, वो जो हाईली रिड्यूस, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइब्रोसिस बिटवीन एल्वुलाई ग्रेटली डिक्रीज्ड गैस एक्सचेंज, इसको पढ़िए आप, ठीक है। और अगर इसके ब्रोंक्यूल्स की बात करें, ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये वाले, इनके ब्रोंक्यूल्स या एल्वुलाई की बात करें तो ये भी इस कंडीशन में डैमेज होते हैं, ठीक है। अगर इसका कंपैरिजन करें हम नॉर्मल, तो एल्वुलाई के बीच में अगर आप देंगे तो ये वेसल्स हैं, ये रेड जो दिख रहे हैं ये वेसल्स हैं, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो ये नॉर्मल जो है हमारी कंडीशन है विदाउट फाइब्रोसिस, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है पल्मोनरी फाइब्रोसिस की है। अब ध्यान से देखिए, बीच में ये जो है ये वाला जो टिश्यू दिख रहा है ये फाइब्रोसिस की कंडीशन है, फाइब्रस, नॉर्मल टिश्यू फाइब्रस में जो है कन्वर्ट हो गया है। अगर इस इमेज को देखें बेटा तो ये फाइब्रोसिस की दूसरी कंडीशन है, ये सिस्टिक फाइब्रोसिस है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, ये इस पोर्शन को जो आपका जो ब्रोंकाई है, ये जो ब्रोंकाई आया है आपको हल्का सा दिखता होगा, ये आया है, ये गया है, उधर है, ये है, ये ब्रोंकाई है। इसके छोटे से पार्ट को यहाँ पर जूम करके दिखाया इस वाले पार्ट को। तो होता क्या है, ये जो ब्रोंकाई है नॉर्मल, तो ये तो नॉर्मल ब्रोंकाई है, इसके बीच का अगर आप स्पेस देखें तो एकदम बढ़िया स्पेस है विदाउट फाइबर्स, ठीक है। लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, यहाँ पर जो आपका ब्रोंक्यूल होता है बेटा, ठीक है, जो ब्रोंकाई होता है उनमें बहुत ज़्यादा फाइब्रस टिश्यू जम जाता है, जिससे कि ल्यूमेन यानी कि नैरो कैनाल रह जाती है, नैरो हो जाती है बहुत ही ज़्यादा, यानी कि एयर जो है, अब सोचने की बात है बेटा, इतनी पतली नली में से एयर जो है वो कम ही आएगी और इसमें से बेटा ज़्यादा ही आएगी। तो ये जो बेटा कंडीशन है सिस्टिक फाइब्रोसिस की है। तो इसमें इस कंडीशन में बेटा सिस्टिक फाइब्रोसिस में जो एयर जो फ्लो होता है बेटा वो बहुत कम हो जाता है। देखा बेटा आपने फाइब्रोसिस की कंडीशन क्या थी, कैसे एक्सचेंज में जो गैसेस थी उसमें प्रॉब्लम आई बेटा, समझ रहे हो, किसकी वजह से, फाइब्रोसिस की वजह से। तो बेटा ये क्या था, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीज, समझ गए आप। एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, जो सीमेंट है या पत्थर की फैक्ट्री है, ठीक है, तो वहाँ पर डस्ट के पार्टिकल घूमते रहते हैं। अब वहाँ पर रहने वाले जो वर्कर होते हैं, हालांकि वो मास्क का यूज़ करते हैं, लेकिन लॉन्ग एक्सपोजर, तो उनका डिफेंस सिस्टम क्या होता है, इस सिचुएशन को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता। तो लॉन्ग एक्सपोजर से क्या हो जाता है बेटा, लॉन्ग एक्सपोजर से वहाँ पर जो रहने वाले आपके वर्कर हैं या फिर दूसरे जो पर्सन है वहाँ पर जो काम करते हैं, तो उनको फाइब्रोसिस फेस करना पड़ता है, कंडीशन हो जाती है उनमें फाइब्रोसिस, जिससे क्या होता है, वॉल मोटी पड़ जाती है। अभी आपने देखा कैसी, तो क्या होता है बेटा, एक्सचेंज में गैसेस के प्रॉब्लम होती है, जिससे शॉर्ट ऑफ ब्रीथ रहता है, ठीक है बेटा। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं अपन, चलो हाइपोक्सिया देखते हैं। बात करते हैं हाइपोक्सिया की। हाइपोक्सिया क्या है, कोरोना में सबसे ज़्यादा फेस किए लोगों ने हाइपोक्सिया, ठीक है। होता क्या है, हाइपोक्सिया शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, बात समझ गए हो गया, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन का मतलब बेटा ऑक्सीजन की कमी। अब ऑक्सीजन की कमी तो बेटा बहुत वजह से आ सकती है, ठीक है। कहने का मतलब इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स, एल्वेलाई सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी उसको कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है ब्रीथ करने में, ठीक है। उसके अंदर सफिशिएंट मात्रा में उसके जो सेल्स हैं जहाँ पर रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसकी बेटा दो वजह हो सकती है, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी, दो वजह हो सकती है। यानी कि हाइपोक्सिया को अगर मैं डिवाइड करूँ तो दो तरह की मिलेगी मुझे देखने को। एक तो मिलेगी आर्टिफिशियल हाइपोक्सिया, और एक मिलती है एनीमिया,
कौन सी बेटा? एनीमिया हाइपोक्सिया। बात समझ में आ गई। अब आर्टिफिशियल हाइपोक्सिया क्या होती है? ठीक है, आप रियलाइज़ करो लगभग आप 2400 मीटर की ऊंचाई पर हो। कहाँ पर हो? 2400 मीटर की ऊंचाई पर जो प्लेन है उससे, यानी कि पहाड़ों पर हो आप, चोटी पर। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर आपने क्या लगता है जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो कान भारी भारी से लगते हैं। कभी जाना पहाड़ों पर, फेस करोगे, कान भारी भारी से लगते हैं, हमें लगता है वज़न, आवाज़ जब सुनते हैं तो अजीब सा लगता है, और कहीं ना कहीं हमें वहाँ पर ब्रीदिंग की प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ती है। किसकी वजह से? हाई एल्टीट्यूड की वजह से। ठीक है, तो आर्टिफिशियल हाइपोक्सिया क्या होती है? हाई एल्टीट्यूड, जो पहाड़ वगैरह हैं उनकी बात चल रही है। लगभग 2400 से ऊपर। ठीक है, वहाँ पर आपने तो वहाँ पर जब आप पहुँचते हो तो आपको ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। ठीक है, और वहाँ पर आपको एक चीज़ और हो जाती है आर्टिफिशियल हाइपोक्सिया में। देखो, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी तो होगी, ज़ाहिर सी बात है, हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे, और इसी को बोलते थे अपन एल्टीट्यूड सिकनेस। क्या बोलते थे? एल्टीट्यूड सिकनेस। क्या होता है, कुछ दिनों पर हाई एल्टीट्यूड पर रहने के बाद, कुछ दिनों पहाड़ों पर रहने के बाद आपको ये प्रॉब्लम जो है बेटा फेस होना बंद हो जाएगी। क्यों? आपकी आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा ब्लड में। एक मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी बेटा। मान लो जब आप प्लेन में रह रहे हो तो आपकी बॉडी में मान लो आरबीसी की फॉर्म में 10 सैनिक हैं, अब वो उनको पकड़ना है 10 आरबीसी को, तो एक आध ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भाग जाएगा। ठीक है, और जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाकर रह रहे हो तो अगर वहाँ पर मान लो वहाँ पर मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के, मान लो वहाँ पर भी 5 मॉलिक्यूल हैं, मान लो ब्रीदिंग वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, 5 मॉलिक्यूल हैं, तो उनको पकड़ने के लिए बेटा वहाँ पर क्या होगा? आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। यानी कि एक भी मॉलिक्यूल जो है वो भागना नहीं चाहिए ऑक्सीजन का। समझ रहे हो? क्योंकि हर मॉलिक्यूल की बॉडी को ज़रूरत होती है, इसलिए वहाँ पर आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। नॉर्मल मैन और जो पहाड़ पर रहने वाले बंदा होता है उसका अगर आरबीसी का कंपैरिजन किया जाए तो उस बंदे में आरबीसी ज़्यादा होती है जो हाई एल्टीट्यूड से बिलोंग करता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, जब बात आ ही गई है एल्टीट्यूड सिकनेस की, तो बेटा इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? बेटा सिर दर्द हो गया, वॉमिटिंग हो गया, नौसिया हो गया। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो आप एल्टीट्यूड सिकनेस के सिम्टम्स में लिख लेना बेटा। सबसे पहले तो ब्रीथलेसनेस मतलब सांस लेने में दिक्कत, नौसिया फेस करने को होगा आपको, वॉमिटिंग, ऐसा लगेगा आपको उल्टी हो रही है, समझ रहे हो ना, सिर में दर्द होगा। तो ये सिम्टम्स होते हैं किसके बेटा? एल्टीट्यूड सिकनेस के। तो ये तो होगी बेटा आर्टिफिशियल हाइपोक्सिया। एनीमिया हाइपोक्सिया क्या होता है? एनीमिया हाइपोक्सिया में बेटा जो ब्लड HB होता है, HB मतलब बोले तो हीमोग्लोबिन, ब्लड HB वो होता है बेटा कम। क्या होता है बेटा? वो कम हो जाता है। अब बेटा ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या है? जब ब्लड HB कम है तो ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो भी कैसी हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और जब ऑक्सीजन को कैरी बेटा एक सोचने की बात है, ऑक्सीजन जब ब्रीथ हुई बेटा, ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में बॉडी के हिसाब से हमारी एल्वुलाई तक पहुंची, और जब वहाँ पर पहुंची डिफ्यूज़न भी हो गया। ठीक है, अब मान लो जिस टारगेट पे, मान लो पैर में, मान लो कहीं पर सेल में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वहाँ तक ले जाने वाले मान ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हमने जो ब्रीथ में लिए थे, मान लो वो थे 100। ठीक है, लेकिन HB के मॉलिक्यूल जो हैं हमारे ब्लड में, HB का लेवल एनीमिया में कम होता है। HB की जो अब बात करूं मैं, तो HB के मॉलिक्यूल आप ऐसे मान लो कि ब्लड में हैं 20, तो बेटा वो 20 ऑक्सीजन को तो 20, अब 4 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 20 चौक 80, लगभग 80 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कैरी कर लेंगे 20 HB के मॉलिक्यूल, क्योंकि एक HB 4 को कैरी करता है। ठीक है, तो फिर भी 20 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल तो रह ही जाएंगे, रह जाएंगे या नहीं रह जाएंगे?
अब मान लो ज़रूरत है हमारी टांग की सेल को, यहाँ पर सबको 100 मॉलिक्यूल के पहुँच रहे हैं यहाँ पर 80, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। कुल मिला के ऑक्सीजन को सफिशिएंट मात्रा में जो है हमारी सेल तक नहीं पहुंच पा रहा है, हमारी टिश्यू तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे कि ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि ऑक्सीजन को जो ले जाने वाले ट्रक थे, यानी कि जो HB था, RBC थी, RBC में HB वो है कम। समझ रहे हो? वो है ही नहीं, ट्रक है ही नहीं। तो जब ट्रक नहीं है तो ऑक्सीजन को लेकर कौन जाएगा? समझ रहे हो? डिजॉल्व स्टेट में तो कितने %? सिर्फ 3% ही कैरी हो सकती है। नहीं तो पढ़ ही लिया 97 तो उसको किससे जाना है बेटा? सवारी के साथ जाना है ना, व्हीकल से, यानी कि HB के साथ। तो HB है कम तो ऑक्सीजन रह जाएगी वहीं पर। तो ये होती है बेटा एनीमिया हाइपोक्सिया। बात समझ में आ गई? अब इसमें बेटा होता क्या है? होता क्या है? अच्छा बेटा, हाँ एक चीज़ और समझ लो, ये रीज़न तो हो गया बेटा नॉर्मल रीज़न कि ब्लड में HB ही कम है किसी भी वजह से, ठीक है। और इसका दूसरा रीज़न क्या है बेटा? CO पॉइजनिंग। इसी का एनीमिया, ये भी एक तरीके की एनीमिया होती है, ठीक है। अब ये एनीमिया ऐसी होती है जो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हो जाती है। कैसे? मैं बताता हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बाइंडिंग होती है HB से, वो बेटा O2 के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। कैसी होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है। और ऐसी बाइंडिंग होती है, अगर एक बार ये बाइंड हो गया HB से, उसके बाद ये जो कंपाउंड बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये परमानेंट कंपाउंड होता है, ठीक है। अब एक सोचने की बात है, मेरे ब्लड में मान लो 100 HB के मॉलिक्यूल रहते हैं। कितने मॉलिक्यूल रहते हैं? 100 HB के मॉलिक्यूल रहते हैं। अब मुझे हो गई कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड किसी भी वजह से मेरी बॉडी में पहुंच गई, ठीक है। अब वो कह रहा है कि CO2 और ऑक्सीजन से कहीं ज़्यादा इसकी बाइंडिंग होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की। किससे बेटा? हीमोग्लोबिन से। अब इसने क्या काम किया? इसने वहाँ पर जब HB के मॉलिक्यूल को देखा, उनसे बाइंडिंग करना शुरू कर दी, ठीक है। अब 100 मॉलिक्यूल थे जिनसे मेरा सिस्टम जो है बढ़िया एकदम वेल कति आराम से वेल डेवलप्ड सिस्टम था मेरा, ऑक्सीजन को कैरी करने वाला 100 मॉलिक्यूल थे, सफिशिएंट थे मेरे लिए, ठीक है। अब लेकिन पहुंच गया CO। अब CO के मॉलिक्यूल ने मान लो 50 मॉलिक्यूल CO के थे, या फिर आप ऐसे मान लो कि HB के 50 मॉलिक्यूल थे, कार्बन मोनोऑक्साइड ने क्या कर ली बेटा? कंपाउंड बना लिया, ठीक है। रिएक्शन करके एक कंपाउंड बना लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड HB, और एक कंपाउंड बना लिया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये कंपाउंड बना लिया इसने, ठीक है। कितना? लगभग 50%। अब एक सोचने वाली बात है, ये कंपाउंड तो कैसा है बेटा? परमानेंट है। कैसा कंपाउंड है बेटा? परमानेंट कंपाउंड है। कहने का मतलब ये रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकती, इरिवर्सिबल है, ठीक है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया तो इससे ऐसा नहीं है कि कहीं दूसरी जगह पर जाकर कार्बन मोनोऑक्साइड HB अलग हो जाएंगे। अब इसने मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड ने 50% HB के मॉलिक्यूल को टारगेट किया। अब मेरी बॉडी में सिर्फ 50 मॉलिक्यूल तो HB के रह गए, यानी कि HB की जो अमाउंट था मेरी ब्लड में वो कम हो गया। जब HB का अमाउंट कम हो गया ब्लड में तो क्या हुआ बेटा? CO2 की कैरिंग कैपेसिटी जो थी वो घट गई। घट जाएगी नहीं घट जाएगी? जाहिर सी बात है। सॉरी, ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी जो थी वो घट गई ना। सॉरी, ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी है बेटा वो घट जाती है, ठीक है। तो ये बेटा था CO पॉइजनिंग। बेटा कहते हैं कि बंद कमरे में कभी भी अंगीठी, जो आग में कोयले वगैरह जो जलाते हैं, उसको लेकर नहीं लेटना चाहिए। अगर धुआं एक बार भी घुट गया तो आपको पता नहीं चलेगा, सुबह को आप गर्दन टेढ़ी निकलेगी, कुल मिला के मरे हुए निकलोगे। किसकी वजह से? CO पॉइजनिंग की वजह से, ठीक है। तो ये एनीमिया का केस था CO पॉइजनिंग की वजह से, और नेचुरली बॉडी में किसी वजह से हो गया। कुल मिला के ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी दोनों ही केस में कम हो जाती है। बात समझ में आ गई? ठीक है। नेक्स्ट बेटा मैं इसको वाइप करता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट बेटा कौन से डिसीज पे चलते हैं? नेक्स्ट क्या पढ़ोगे बेटा?
एम्फिक्सिया पढ़ लो, CO पॉइजनिंग पढ़ ली तो ये भी पढ़ते चलो। एम्फिक्सिया, और इसी का दूसरा नाम होता है सफोकेशन, यानी कि बेटा घुटन। होता क्या है, कोई भी ऐसी कंडीशन, जैसे कमरे वाला मैंने आपको अभी बताया था कि धुआं उसमें जो था बेटा घुट गया और आपको घुटन महसूस होने लगी, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो ब्लड O2 होती है बेटा वो कैसी हो जाती है बेटा, डिक्रीज़ हो जाती है, और CO2 जो होती है बेटा वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, और जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं बेटा, ब्लड ऑक्सीजन को काम करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है बेटा ऑक्सीजन की, वो रहती है बेटा ब्रेन में। इस चीज़ को आप याद रखना हमेशा। अगर ब्रेन को थोड़ी देर ना मिले ना ऑक्सीजन तो मसला ख़राब है, समझ रहे हो। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं वो क्या क्या हो जाते हैं बेटा, इस वजह से जो रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं वो हो जाते हैं पैरालाइज। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्रेन को अगर ऑक्सीजन नहीं मिली बेटा, ठीक है, तो काम खराब हो जाएगा। और जब ये पैरालाइज हो जाते हैं बेटा तो हो जाती है अपन को ब्रीदिंग स्टॉप। क्यों स्टॉप हो जाती है? जो आपने पढ़ा था रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, ठीक है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, यही तो कंट्रोल करते हैं कि डायफ्राम को नीचे ले जाना है, ठीक है, इतनी देर तक इंस्पायरेशन होगा, और जो इंटरकॉस्टल मसल थे ऊपर उनको उठाना है, तो यही तो सारा काम कराते थे रेस्पिरेटरी सेंटर। अब बेटा यही पैरालाइज हो गए तो हमारी ब्रीदिंग क्या हो जाएगी, ये सारे जो मसल्स हैं इनका मूवमेंट सबका रुक जाएगा, समझ लो ना। जो डायफ्राम था, इंटरकॉस्टल मसल थी, ठीक है, या जो दूसरी मसल थी रेस्पिरेशन में हेल्प करती थी एब्डोमेन की, वो सारी ये रुक जाएंगी ना। और जब ये क्यों रुक जाएंगे? क्योंकि सेंटर जो है इनको कोई सिग्नल ही नहीं भेज रहा है, रेस्पिरेटरी सेंटर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पैरालाइज हो गई हैं, तो ये मसल्स में मूवमेंट जाएगा रुक, और जब मूवमेंट रुक जाएगा बेटा तो ब्रीदिंग हो जाएगी स्टॉप, और ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी तो बेटा ये हो जाएगी आदमी की डेथ। आज समझ में आ गई? तो रेस्पिरेटरी सेंटर के पैरालाइज होने से या वो बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, जो मसल्स का मूवमेंट होता है रेस्पिरेटरी मसल्स का, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। जब मूवमेंट ही नहीं होगा, मान लो ये मूवमेंट थोरैसिक ना वॉल्यूम बढ़ेगा ना घटेगा, एक जगह पर रहेगा, तो क्या बेटा ब्रीदिंग होगी? नहीं हो पाएगी ब्रीदिंग। जब ब्रीदिंग नहीं हो पाएगी यानी कि ना एयर अंदर आ सकती ना बाहर जा सकती, मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। क्या होता था, जब मूवमेंट यानी कि मसल्स जो हैं हमारा एब्डोमेन नीचे, डायफ्राम नीचे जाता था, और थोरैस जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो ऊपर की तरफ आती थी, तो थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ता था। जब बढ़ता था तो पल्मोनरी जो लंग्स का वॉल्यूम है वो क्या हो जाता था बेटा, वो भी बढ़ता था, प्रेशर कम हो जाता था तो एयर अंदर आती थी। ठीक है, और इसके रिवर्स में जब ये मसल्स रिलैक्स होती थी तो क्या होता था, अंदर का पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता था, जिसकी वजह से एक्सपायरेशन होता था। अब मूवमेंट हो ही नहीं रहा है तो ना एयर अंदर आ सकती ना बाहर जा सकती। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि रेस्पिरेटरी सेंटर जो है बेटा वो ख़राब हो गए हैं, ठीक है, फ्यूज़ हो गए हैं। ठीक है, इस वजह से ब्रीदिंग रुक जाएगी और आदमी की हो जाएगी डेथ। तो ये था बेटा सफोकेशन का केस। ठीक है, कॉमन कोल्ड के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कॉमन कोल्ड बेटा, कॉमन कोल्ड इसको बेटा वायरल राइनाइटिस भी बोलते हैं। वायरल राइनाइटिस इसका दूसरा नाम होता है। ठीक है, ये बेटा वायरस से होने वाली डिसीज़ होती है, और बेटा इसमें जो इन्फेक्टेड एरिया होता है वो हमारा नेसल वाला रीजन होता है। समझ लो, वायरल राइनाइटिस में राइनाइटिस, राइनस का मतलब भी होता है, राइनो का मतलब सींग वाला पोर्शन, नाक वाला पोर्शन। ठीक है, राइनाइटिस का मतलब। तो ये बेटा वायरस से होने वाली डिसीज़ होती है, और वायरस की बहुत सारी फैमिली और जो उनके मेंबर होते हैं उनकी वजह से कॉमन कोल्ड होता है। बेटा आप लोग जानते हो कि कॉमन कोल्ड की आज तक टीका क्यों नहीं बना, वैक्सीन क्यों नहीं बनी कॉमन कोल्ड की? कॉमन कोल्ड की बेटा वैक्सीन इसलिए नहीं बनी क्योंकि बेटा एक स्पेसिफिक अगर पैथोजन है उसके लिए वैक्सीन तो बन सकती है।
चलो 2, 4, 6, 10 थोड़े बहुत ज़्यादा हैं, उनके लिए बन सकती है वैक्सीन। लेकिन बेटा अगर जो पैथोजन है वो हर बार में नए रूप के साथ आए, पहचानना भी मुश्किल हो, समझ रहे हो, तो उनके लिए वैक्सीन कैसे बन सकती है? वैक्सीन तो टारगेट किसको करती है? स्पेसिफिक पैथोजन को टारगेट करती है ना, ठीक है। लेकिन कॉमन कोल्ड एक वायरस से नहीं होता है, बल्कि ये बेटा कई सारी फैमिलीज होती हैं वायरस की, और उनके जो मेंबर होते हैं उनसे होता है। इनमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन फैमिली होती है, मोस्ट कॉमन फैमिली वायरस की, जिसको बोलते हैं राइनो वायरस, ठीक है, लगभग 40%, और इसमें बेटा 200 से ज़्यादा मेंबर होते हैं, ठीक है। मतलब इस फैमिली मेंबर तो काफ़ी होते हैं, लगभग 200 से ज़्यादा मेंबर जो हैं जो कॉमन कोल्ड का कारण होते हैं। लगभग 40% कॉमन कोल्ड जो है वो राइनो वायरस की फैमिली के मेंबर से होता है। बात समझ में आ गई? तो ये था अपन का कॉमन कोल्ड। अच्छा बेटा, सिम्टम्स की बात करो, इसके लक्षण के, तो हालांकि जब हम डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे तब इसके सिम्टम्स भी देख लेंगे, लेकिन फिर भी आप चाहो तो सिम्टम्स इसके लिख लो, जैसे कि रनी नोज, ये तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है। स्नीजिंग, ठीक है, ये सब क्या है? कंजेशन, एक्सेट्रा, ये सब क्या है बेटा? कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट डिसीज में चलते हैं बेटा हम, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया क्या है बेटा? एल्वेलाई जो होते हैं बेटा उनमें सूजन आ जाती है, ठीक है, या फिर मैं बात करूं उनमें म्यूकस भी भर सकता है। कुल मिला के बात करूं बेटा, जो वॉल होती है रिस्पिरेटरी एक्सचेंज की, जो वॉल होती है वो हो जाती है थिक, और जब ये हो जाएगी थिक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है बेटा वो मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो एक जगह पर कंडीशन दी थी कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन शुड भी कैसी होना चाहिए? थिन होना चाहिए, समझ रहे हो, गैसेस सॉल्युबल होना चाहिए, ये कंडीशन आपने पढ़ी थी। तो ये मेम्ब्रेन हो जाती है थिक। न्यूमोनिया, एल्वेलाई की वॉल उसमें या तो सूजन आ जाएगी और वो फिल हो जाती है बेटा म्यूकस से, समझ रहे हो। तो क्या होता है? डिफ्यूज़न ऑफ जो ऑक्सीजन का है, मेनली जो ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न है बेटा वो रुक जाता है, ठीक है। अच्छा, ये बीमारी जो है बेटा, ये भी होने वाली बीमारी है एक आपके बैक्टीरिया से, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी हो गया, डिप्लोकोकस न्यूमोनी हो गया, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक है, दूसरे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंजाई हो गए, ठीक है। कहने का मतलब कोई भी वायरस बैक्टीरिया जो एल्वेलाई में सूजन ले आए, या फिर उनको कहने का मतलब फ्लूइड से वो फिल हो जाए, आई मीन म्यूकस से फिल हो जाए एल्वेलाई, समझ रहे हो। कुल मिला के ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो तो बेटा यही कंडीशन होती है न्यूमोनिया। अब ज़रूरी नहीं है कि बेटा ये बैक्टीरिया से ही हो, फंजाई से भी हो सकती है, ठीक है, या फिर मैं बात करूं कुछ वायरस हैं उनसे भी हो सकती है, ठीक है, या दूसरे पैथोजन हैं उनसे हो सकती है, समझ रहे हो आप, न्यूमोनिया, ठीक है। तो आप इसके बारे में लिखो, इस कंडीशन में होता क्या है? इन्फ्लेम्ड यानी कि सूजे हुए एल्वेलाई may be filled with mucus। कह रहा है जो एल्वेलाई हैं वो हो सकता है म्यूकस से भरे भी हों। कंडीशन एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है एल्वेलाई, ये है बेटा ब्लड कैपिलरी, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज होके ऑक्सीजन है बेटा यहाँ पर आती है और CO2 बेटा यहाँ पर जाती है, ये एक्सचेंज होता है। अब हुआ क्या, कोई वायरस आया एल्वेलाई तक, मान लो हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा आया, उसने क्या काम किया,
यहाँ पर अपनी हरकत दिखाई और इस एल्वुलाई में आ गई बेटा सूजन आ गई, या फिर म्यूकस से ये एल्वुलाई जो है बेटा वो भर गया। अब एक सोचकर मुझे बात बताओ बेटा, वॉल की मोटाई अभी जो थी बेटा वो सिर्फ इतनी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी ही थी ना। अब कितनी हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो वॉल की मोटाई यहाँ पर क्या हुआ, बढ़ गई। एक्सचेंज में बेटा क्या होगा, जो डिफ्यूज़न है गैसेस का एक्सचेंज है उसमें प्रॉब्लम होगी। अब जाहिर सी बात है जब प्रॉब्लम होगी तो ब्रीदिंग में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। ये लगेगा कि बेटा सांस अंदर तो जा रही है, कहते नहीं है बेटा हम कि सांस ऊपरी ऊपर चल रही है, बैठ ही नहीं रही है सांस। तो बेटा वो कुछ इस तरीके की कंडीशन होती है, जाती है, ठीक है बेटा, एक्सचेंज नहीं हो पाता, कुछ एक्सचेंज हो पाता है और कुछ बाहर दोबारा से वापस आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा जो एल्वुलाई की मेम्ब्रेन है उसका वो बढ़ जाता है। आप ऐसे सोचो, चाय छानने वाली छलनी है, ठीक है, उससे आप डेली चाय छानते हो, ठीक है। मैंने क्या काम किया, उस छलनी पे बहुत सारे कपड़े उस छलनी पे रख दिए। अब मैं चाय छानूंगा तो क्या आसानी से चाय छनेगी? नहीं छनेगी। क्यों? क्योंकि जो वॉल है, समझ रहे हो, जिससे चाय जो है छन रही है, वो वॉल अब मोटी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में जो है बहुत सारे कपड़े के टुकड़े आ चुके हैं। बात समझ में आ गई? तो इसी तरह से यहाँ पर होता है, वॉल नॉर्मल थी और वो बदल गई बेटा किस में, इन्फ्लेम्ड होगी, सूज गई और उसमें भर गया म्यूकस, ठीक है। तो ब्रीदिंग में जो एक्सचेंज में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो इन्फ्लेम्ड एल्वुलाई हो जाती हैं, जिससे क्या होता है बेटा, जो डिफ्यूज़न होता है O2 का, डिफ्यूज़न ऑफ O2 वो हो जाता है डिक्रीज, कम हो जाता है। लेकिन यहाँ बेटा एक चीज़ आप याद रखना, बट नॉट CO2। CO2 पर बेटा इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसके डिफ्यूज़न पर पड़ता है लेकिन इतना नहीं पड़ता है। अगर इसके 10 मॉलिक्यूल पे इफेक्ट पड़ रहा है तो इसके 1 मॉलिक्यूल पर ही इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऑक्सीजन के डिफ्यूज़न में क्यों डिफ़िकल्टी होती है? और आपने देखा भी होगा, सांस अंदर तो नहीं जाती, बाहर से जितनी निकालना चाहें हम निकाल सकते हैं। जब हमें कभी ना कभी बचपने में फेस किया होगा, बाहर से तो सांस निकाल सकते हैं, अंदर से सांस बाहर की ओर, लेकिन जब अंदर लेते हैं सांस तो डिफ़िकल्टी होती है। होता क्या है, जो CO2 होती है बेटा, इसका डिफ्यूज़न हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी इससे कहीं ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, ठीक है। तो आप लिख लेना इसका रीज़न, ड्यू टू इट्स सॉल्युबिलिटी, ठीक है। इस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो इसका डिफ्यूज़न होता है ऑक्सीजन का, ठीक है, वो डिक्रीज होता है सिर्फ, ठीक है। आप किसी मरीज़ को देखना न्यूमोनिया का, सांस तो आसानी से बाहर निकाल देगा, लेकिन अंदर लेने में सांस उसको प्रॉब्लम होगी। अंदर लेता है O2, बाहर निकालता है CO2। क्यों? क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन जो है बेटा वो इतनी सॉल्युबल नहीं होती CO2 के कंपैरिजन में। बात समझ में आ गई? अब बेटा एक इसका मैं अगर आपका जैसे बताऊं, जो पैथोजेंस हैं आप ऐसे लिख दो, कॉज्ड बाई स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, ठीक है, और कुछ मे बी फंजाई, मे बी वायरस एंड अदर बैक्टीरिया, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, न्यूमोनिया ऐसी कंडीशन है जो वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई किसी की वजह से भी हो सकती है, लेकिन ये 2 एग्जाम्पल जो हैं आपकी बुक में दिए हैं, इसलिए मैंने आपको लिखवा दी। बेटा डिप्लोकोकस न्यूमोनी से भी न्यूमोनिया हो जाता है। बात समझ में आ गई? सिम्टम्स क्या थे बेटा? सिम्टम्स न्यूमोनिया क्या होता है? फीवर आता है, चेस्ट में पेन होता है, खांसी आती है। तो सिम्टम्स इसके कौन कौन से हो सकते हैं? कफ हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, चेस्ट में दर्द, फीवर हो सकता है। कफ क्यों होता है बेटा? जाहिर सी बात है,
हमारी बॉडी क्या चाहती है? हमारी बॉडी चाहती है कोई भी गलत हो रहा है जो हमारी बॉडी में वो गलत ना हो। अब हमारी बॉडी देखती है कि भैया जो सेंटर है हमारे देखते हैं एल्वेलाई भरे हुए हैं म्यूकस से, तो वो चाहते हैं कि इस म्यूकस को बाहर निकाल दें, इसलिए फोर्सिबल एक्सपायरेशन होता है। फोर्सिबल एक्सपायरेशन का मतलब जैसे कि ये जो म्यूकस है ये बाहर निकल जाए, इसलिए खांसी आती है। चेस्ट पेन बेटा इसी की वजह से होता है। फीवर बेटा समझ रहे हो आप, हमारा इम्यून सिस्टम इससे कोप करने की ट्राई करता है, इस वजह से फीवर होता है। तो ये न्यूमोनिया के बेटा आपके सिम्टम्स हो गए, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको नोट कर लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टीबी। बेटा ये टीबी टेलीविज़न वाला नहीं है, ठीक है, बता दे रहा हूँ मैं, आपकी बुक में तो नहीं है, और जब बेटा बुक में नहीं है तो पूछना भी नहीं चाहिए, मतलब रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। टीबी क्या है बेटा? ये होता किससे है? बाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। स्पेलिंग मिस्टेक को सही कर लेना बेटा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता है बेटा, ये लंग है मेरा, ठीक है, ये मेरा है लंग्स, फेफड़ा। एल्वेलाई एल्वेलाई एल्वेलाई, बहुत सारे एल्वेलाई हैं इसमें, बहुत सारे एल्वेलाई 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 एल्वेलाई। ये बैक्टीरिया की एंट्री हुई बेटा मेरी लंग्स में, ठीक है। स्प्रेड कैसे होता है? ये स्प्रेड होता है बेटा, ये फैलता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन से, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, या फिर बोलूँ मैं इसको इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन से, या फिर सांस को अंदर लेने से और सांस को बाहर छोड़ने से। स्प्रेड्स बाय इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ये मान लो आपका है बैक्टीरिया। अब इसका कोई पता नहीं है बेटा, ये लंग्स में किसी भी जगह पर जा सकता है, और जिस जगह भी जाएगा ये बैक्टीरिया उस जगह नॉर्मल टिश्यू को कन्वर्ट करना शुरू कर देगा फाइब्रस टिश्यू। किस में बेटा? फाइब्रस टिश्यू में। और जब फाइब्रस टिश्यू में बदलेगा तो बेटा हमें पता है लंग एल्वेलाई के ऊपर प्लूरल मेम्ब्रेन है, उसी को लंग्स बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज़ हो जाएगा। और जब रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज़ हो जाएगा तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या करता है, पता चल गया बेटा आपको? ये क्या करता है लंग्स में, इन लंग्स ये क्या करता है? कन्वर्ट नॉर्मल टिश्यू फाइब्रस टिश्यू में। बात समझ में आ गई? लंग्स में ये क्या कन्वर्ट करता है? नॉर्मल टिश्यू को फाइब्रस टिश्यू में, ठीक है। अब जब फाइब्रस टिश्यू में हो गया तो अभी मैंने आपको फाइब्रोसिस में भी कंडीशन दिखाई थी, रेस्पिरेटरी सरफेस जो है बेटा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और जब रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो गया तो फिर शॉर्ट ऑफ ब्रीदिंग होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अच्छा, ये जो है बेटा बैक्टीरिया, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इसकी कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होती है कि उस जगह को जाकर इन्फेक्ट करेगा। जैसे कॉमन कोल्ड में भैया पता है नेसल एरिया को ही जो होता है इन्फेक्ट करता है, तो इसकी कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होती है। ये किसी भी पार्ट में, लंग्स के किसी भी पार्ट में, डिफरेंट पार्ट में जाकर सेटल हो सकता है। इस लाइन को मेरी याद रखना, सेटल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लंग्स एंड कन्वर्ट नॉर्मल टिश्यू इन फाइब्रस टिश्यू, देन रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज। बात समझ में आ गई? और क्या होगा बेटा? शॉर्ट ऑफ ब्रीथ होगा।
तो ये बेटा कुछ डिसीज़ थी और भी हम आगे जो डिसीज़ वाला चैप्टर है अपन का ह्यूमन हेल्थ डिसीज़, उसमें कुछ जो नई है डिसीज़, नई वाली डिसीज़, अब कुछ कहते होंगे कोरोना भी बता देते, तो उसमें बता देंगे बेटा, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर बेटा अच्छा लगे तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कल से हम शुरू करेंगे बेटा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो देखते रहिए बेटा, डेली अपडेट हो जाएगा लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉच।